हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए पुरानी डीजल कार पर बैन लगा, नई कार खरीदनी थी। लोगों ने सलाह दी कि इलेक्ट्रिक कार का जमाना है, कोई इलेक्ट्रिक कार खरीद लो। लल्लन अब पशुपेश में है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं जबकि इलेक्ट्रिक कार बहुत ज्यादा महंगी है। हो सकता है आपको कार से मतलब ना हो, लेकिन लल्लन की इस परेशानी का असर आप सब पर पड़ने वाला है। क्यों? कुछ चीजें नोट कीजिए। यूरोप ने कहा है कि वो 2026 से भारत में बनने वाली चीजों पर कार्बन टैक्स लगाएगा, मसलन स्टील या ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें कोयले का इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट, भारत रूस से तेल खरीद रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच। इस मामले में भारत पर कोई प्रतिबंध जैसी चीज नहीं लगी है, लेकिन पूरी पश्चिमी दुनिया आंखें तरेर रही है। तीसरा पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग संकट है पूरी दुनिया के लिए, हेंस भारत के लिए भी। इन 3 पॉइंट्स की रोशनी में पीएम मोदी का एक बयान सुनिए। नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर हम बढ़ाकर 50% करेंगे और हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। पीएम मोदी के इस बयान का भारत की अर्थव्यवस्था और आपकी जेब पर क्या असर होने वाला है, आज हम इसी की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का अर्थव्यवस्था से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम खर्चा पानी। सबसे पहले नेट जीरो एमिशन की बात कर लेते हैं। ये क्या चीज है? नेट जीरो एमिशन का मतलब है कुल कार्बन उत्सर्जन शून्य हो जाएगा। यहां कुल शब्द पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बात कार्बन एमिशन को जीरो करने की नहीं हो रही है, वो संभव नहीं है। नेट जीरो एमिशन का मतलब है हम जितनी कार्बन एमिट करें उतना ही कार्बन उत्सर्जन रोक लें, यानी उतना ही निवेश ग्रीन ऊर्जा के तरीकों में करें ताकि जितना कार्बन हमने निकाला है और जितना बचाया है उसका कुल जमा योग शून्य आए। नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करना इसलिए जरूरी है ताकि ग्लोबल वार्मिंग में कमी आए। दुनिया भर के देश, खासकर पश्चिमी दुनिया, इस तरफ प्रयास कर रही है। साथ ही भारत जैसे देशों पर प्रेशर डाल रही है हम नेट जीरो एमिशन हासिल करें जल्द से जल्द। इन देशों का अपना रिकॉर्ड हालांकि बहुत ज्यादा साफ नहीं है। विकसित देशों ने कार्बन एमिशन से अरबों खरबों डॉलर कमाए हैं, विकास किया है। अब जब ये विकसित हो गए हैं तो कह रहे हैं कार्बन बंद करो। भारत जैसे विकासशील देश ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि भारत को अभी तेजी से विकास करना है ताकि वो पश्चिमी देशों के बराबर पहुंच सके। भारत का तर्क यहाँ पर यह है कि विकसित देशों को खुद कार्बन उत्सर्जन पर तेजी से रोक लगानी चाहिए और भारत जैसे देशों को थोड़ा ज्यादा वक्त देना चाहिए। साथ ही इन देशों को भारत और बाकी विकासशील देशों में इन्वेस्ट करना होगा ताकि विकास भी हो सके और कार्बन एमिशन पर भी रोक लगे। कार्बन उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए हर साल 4 से 6 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन विकसित देश महज 100 बिलियन डॉलर सालाना की बात कर रहे हैं। जरूरत का महज 3% है, बल्कि ये देश अपने इस वादे को भी पूरा नहीं कर पा रहे। विकासशील देशों को अभी सिर्फ 50 से 80 बिलियन फंड ही मिल रहा है। एक दूसरी बात यहाँ पर आपको बताते हैं, इन देशों ने अपना कार्बन एमिशन जरूर कम किया है, लेकिन इसके लिए तरीका यह अपना है कि अपना सारा प्रोडक्शन चीन, भारत जैसे विकासशील देशों पर शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका, यूरोप और चीन कार्बन एमिशन के सबसे बड़े कसूरवार हैं। भारत आज एक बड़ा कार्बन एमिटर जरूर है, लेकिन ये सिर्फ पिछले 2-3 दशकों में ही कार्बन एमिशन में इजाफा कर रहा है, जबकि ये 3 देश लगभग आधी सदी से कार्बन निकाल रहे हैं जमकर। अमेरिका और यूरोप के मामले में ये ड्यूरेशन 1 सदी से भी ज्यादा हो जाती है। जहां तक भारत की बात है, भारत बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन साथ ही कार्बन एमिशन को कम करने के लिए भी कदम उठा रहा है। भारत इस मामले में इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसीज भी बना रहा है और साथ ही विकसित देशों पर क्लाइमेट फंडिंग को बढ़ाने का प्रेशर भी बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी COP28 में अपने उस वादे को दोहरा चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2070 तक भारत नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। अब देखते हैं इस वादे को पूरा करने के लिए भारत क्या कर रहा है, इसका इकोनॉमी पर क्या असर होगा और सबसे जरूरी सवाल, खर्चा इसमें कितना होने वाला है। हालांकि उससे पहले एक और बात करनी यहाँ पर जरूरी है। हो सकता है आप सोचें भारत इस पचड़े में पड़ ही क्यों रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जब होगी तब होगी, हम अभी अपना नुकसान क्यों करें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ आंकड़े यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यूएन की एक संस्था है IPCC, क्लाइमेट चेंज के फील्ड में ये काम करती है। हम सब बचपन से सुनते आए कि इंसानों ने नेचर को तबाह किया है, लेकिन ये सब सुनने की आदत हो गई है, इसलिए अधिकतर लोग ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को बड़े हल्के में ले लेते हैं। हालांकि IPCC की एक नई रिपोर्ट में जो बताया गया वो सुनेंगे तो आप भी सीरियस हो जाएंगे। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार तबाही मचाने की बारी अब नेचर की है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में इतना कार्बन एमिशन हुआ है कि
1750 के मुकाबले धरती का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और कुछ इलाकों में बारिश इतनी बढ़ गई है कि बाढ़ आ जाती है, जैसा अभी चेन्नई में हो रहा है। ऐसी घटनाएं हालिया सालों में बढ़ रही हैं। दूसरी बात ये सामने आई कि साल 2100 तक 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है तापमान। अगर ये हो गया तो दुनिया के सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, दुनिया की 50% आबादी को पानी नहीं मिलेगा, 14% लोगों को भयानक लू का सामना करना पड़ेगा, सारे द्वीप डूब जाएंगे और जानवरों और पेड़ पौधों की कई प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। तीसरी बात और भी अहम है, इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत में और बड़ी दिक्कत होने वाली है। जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, भारत में 2050 तक 40% लोगों को पानी की किल्लत होने वाली है। साथ ही समुद्र के पानी का लेवल बढ़ने से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गोवा और पुरी जैसे शहर समंदर में समा सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए जरूरी है कि भारत ग्लोबल वार्मिंग रोकने में अपना योगदान दे। कोशिशें चल रही हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है। साल 2015 की बात है, पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, COP21। इस सम्मेलन में भारत ने कुछ चीजों पर काम करने की बात कही थी। पहला वादा था 2030 तक 450 गीगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी, जैसे सोलर और विंड एनर्जी से। इस मामले में भारत ने कुछ कदम उठाए हैं। मसलन 2015 से 2023 के बीच भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में 400% की बढ़त हुई है। कैपेसिटी के हिसाब से भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी देश बन गया है। भारत में अभी लगभग 170 गीगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है। सोलर से 70 गीगावाट, विंड से 45 गीगावाट और 53 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक तरीकों से, यानी नदियों पे बांध बनाकर। रिन्यूएबल एनर्जी का 2030 का जो लक्ष्य तय किया गया था, 2023 में भारत ने उसका लगभग 38% हिस्सा पूरा कर लिया है। 2015 में भारत ने दूसरा बड़ा वादा किया था, 2030 तक हम अपनी कुल जरूरत की 40% बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाने लगेंगे। 2010 तक हम बिजली उत्पादन का सिर्फ 15% रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाते थे। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 23% से ऊपर हो गया है। 2015 के बाद अब देखते हैं 2021 ग्लासगो सम्मेलन में क्या हुआ। इस मौके पर जो पीएम मोदी ने कहा था वो सुनिए। भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अब देखिए पीएम मोदी के वादे का खर्च कितना आएगा। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 2022 में एक रिपोर्ट पेश की थी, गेटिंग इंडिया टू नेट जीरो। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगभग $10.1 ट्रिलियन खर्च आएगा। ये रकम भारत के वर्तमान जीडीपी की 2.5 गुना है। ये रकम किन कामों में खर्च होगी? $8.4 ट्रिलियन का खर्च रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली बनाने और उसके वितरण और ट्रांसमिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में खर्च होगा। वहीं लगभग $1.5 ट्रिलियन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए चाहिए होगा। अब बड़ा सवाल, ये पैसा आएगा कहां से? इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से, कंपनियों को प्रोडक्शन का इंसेंटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद सरकारी कंपनियां जैसे ओएनजीसी को बड़े स्तर पर फंडिंग करनी होगी। इसके अलावा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा। एक और तरीका है ग्रीन बॉन्ड्स का, जिनके जरिए कंपनियां इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट से फंड जुटा सके, उनको भी बढ़ावा देना होगा। सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए कुछ स्कीम्स शुरू भी कर दी हैं। 2 योजनाओं के बारे में यहां हम आपको बता देते हैं। सरकार की पहली बड़ी योजना है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ये पॉलिसी साल 2022 में बनी थी। इसका उद्देश्य साल 2030 तक हर साल 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। सरकार की माने तो इससे 2030 तक भारत के तेल आयात के खर्चे में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी और 6 लाख नए रोजगार बनेंगे। सरकार ने 19,300 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देने का वादा किया है, जिससे भारत में हाइड्रोजन बनाने और उसको निर्यात करने में बढ़त मिलेगी। इस मिशन के तहत 2030 तक हम 125 गीगावाट बिजली बनाने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे भारत के 500 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस करने के लक्ष्य को पूरा होने में मदद मिलेगी। ये योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें कृषि में इस्तेमाल होने वाले वाटर पंप सोलर एनर्जी से चलाए जाएंगे। किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए 60% की सब्सिडी दी जा रही है।
किसानों को 30% कर्ज बैंकों से भी मिलेगा। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में 1 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगा सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ती बिजली भी मिलेगी और एक फायदा ये भी होगा कि बची बिजली सरकार खरीद लेगी। योजनाओं के बाद अब आपको बताते हैं कि नेट जीरो एमिशन मुहिम पर आगे बढ़ने से भारत का फायदा क्या है। पहला फायदा, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद। भारत दुनिया का हिस्सा, इसलिए दुनिया पर आने वाली किसी भी आपदा से लड़ने के लिए भारत के योगदान की जरूरत है। दूसरा, अगर $10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने में भारत सफल हो जाता है तो जीडीपी ग्रोथ में सालाना 4.5% का इजाफा होगा। तीसरा फायदा, इस मुहिम से 2047 तक 1.5 से 2 करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। चौथा फायदा, भारत लगभग 15 लाख करोड़ का कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। नेट जीरो एमिशन हासिल करने से भारत अपनी सारी ऊर्जा खुद बनाएगा। इससे हमारा तेल और कोयले के आयात का खर्चा कम होगा। कुछ और फायदे भी हैं, जैसे कच्चे तेल के इंपोर्ट के चलते हम वैश्विक तेल राजनीति में डिसएडवांटेज में रहते हैं। अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएं तो ग्लोबल डिप्लोमेसी में फायदा होगा। फायदों के बाद अब चुनौतियों की बात भी करते हैं। मिशन नेट जीरो एमिशन 2070 तक पूरा करने में सबसे बड़ी दिक्कत है फाइनेंस की। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस क्षेत्र में भारत में इन्वेस्ट करने से कतरा रही हैं। अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में लगभग $78 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। $240 बिलियन इन्वेस्टमेंट होने के कयास हैं, लेकिन ये रकम अभी भी बहुत कम है। दूसरी बड़ी दिक्कत है टेक्नोलॉजी की। भारत में जब से सोलर एनर्जी पर फोकस शुरू हुआ है तब से सोलर पैनल्स का इंपोर्ट बढ़ गया है। इंपोर्ट सबसे ज्यादा चीन से हुआ है। सरकार ने सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए PLI स्कीम्स शुरू की हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक सोलर पैनल्स आयात करने पड़ रहे हैं। तीसरी समस्या है शुरुआती खर्च की। सोलर प्लांट लगाने के लिए जो शुरुआती खर्च आता है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से PM कुसुम जैसी स्कीम का फ़ायदा पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। चौथा और एक बड़ा कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको सोलर एनर्जी से बिजली बनाकर सरकार को सप्लाई करनी है, उसके लिए एक अलग बिजली की लाइन और पावर स्टेशंस लगाने पड़ते हैं। ये बात भी PM कुसुम जैसी स्कीम के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। खैर, इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत की कोशिश लगातार जारी है। ये कोशिश सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए भी है, क्योंकि धरती के हिसाब से देखें तो अंत में हम सभी के पास सिर्फ एक प्लैनेट है। हम अपने अपने देश नहीं बचा सकते, अंत में हमें धरती को बचाना होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आकाश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।